Students, today we will solve the exercise questions of your optional exercise, that is 3.7, and the questions of optional exercise are also very important questions from the examination point of view. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं बच्चे. द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. दो फ्रेंड्स हैं अनी और बीजू, दोनों की ईयर्स दोनों जो हैं वो 3 years डिफर हैं. हमें नहीं पता कि बड़ा कौन है, एनी है या बीजू है. एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू. ठीक है, एनीज के जो फादर हैं वो ट्वाइस हैं, सॉरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. एनी के जो फादर हैं वो ट्वाइस हैं एनी से. एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. और बीजू जो है वो अपनी बहन से डबल है एज में, तो मतलब उसकी जो बहन है वो हाफ है बीजू से. द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years. फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू. तो यहाँ पे देखिए हमने किसकी एजेस निकालनी है, एनी और बीजू की. तो ये दो वेरिएबल्स हैं, इन्हीं को हम लेट कर लेते हैं. लेट द एज ऑफ एनी x years एंड द एज ऑफ बीजू भी y years. अब इन दोनों की एज का डिफरेंस है 3, लेकिन हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो हमारे पास दो कंडीशंस बन सकती हैं. या तो हमारे पास आ सकता है, अगर एनी बड़ा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आएगा, और अगर बीजू बड़ा है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा. तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं. अब हमारे पास एक ये और एक ये. ठीक है, अब उसने बोला है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. तो एनी के जो फादर हैं, फादर ऑफ एनी एज, जो एनीज फादर धर्म की एज कितनी हो जाएगी 2x, ट्वाइस ऑफ एनी. और क्या बोला है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी. बीजू ट्वाइस है. द एजेस ऑफ कैथी, तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी, हमने तो सिर्फ लेट एक्स और वाई किया है ना, तो कैथी की एज भी वाई की टर्म्स में लिखना पड़ेगा. तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी 1/2 वाई. ठीक है, तो आगे क्या बोला है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years. कैथी और धर्म की एज जो है डिफर बाय 30 years है. तो बड़ा कौन है इनमें, एक 2x आ गया. बीजू सिस्टर की एज कितनी आ गई y/2. क्यों, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड इज सिस्टर, तो उसकी सिस्टर उसकी हाफ हो जाएगी. ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ धर्म एंड कैथी है 30. तो धर्म और कैथी दोनों में बड़ा कौन है, ये तो बीजू उसका दोस्त था एनी का, और ये उसकी छोटी बहन है. तो इसका धर्म कौन था, एनी का फादर. तो ऑब्वियसली जो फादर है उसकी एज बड़ी होगी, तो उसको हम पहले लिखेंगे. तो 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 30. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. अब आपके पास देखिए दो इक्वेशंस हैं, एक ये है और एक ये है, ये वाली. ठीक है, पहले इन दोनों को लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक्स और वाई एजेस निकाल देंगे कि एनी की क्या है, बीजू की क्या है. फिर उसके बाद हम ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे. क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन क्लियर नहीं है कि बड़ा कौन है दोनों में, एनी या बीजू. तो ये क्वेश्चन जो है 2 बार सॉल्व होगा. पहले अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा. तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो जब इसको लगाएंगे, हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा हमारा 4 y प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 60. तो यहाँ से y आ जाएगा मेरा 16 years, और y को x में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 16 प्लस 3 19 years. इसका मतलब एनी की जो एज थी वो 19 years है और बीजू है 16 years. अगर हमने कंडीशन ली कि एनी बड़ा है और बीजू छोटा है. इसी तरह दूसरी कंडीशन के साथ लेंगे कि हमारा जो बीजू है वो बड़ा है और एनी छोटा है, तो उस कंडीशन के साथ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स. एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू 24. अब एनी की एज जो है वो 21 है और बीजू की जो एज है 24 है. तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि एज ऑफ एनी 19 years होगी अगर, तो एज ऑफ बीजू 16 years होगी. अगर एज ऑफ एनी 21 years होगी तो एज ऑफ बीजू जो है 24 years होगी. इसका मतलब है जो एनी है हमारे पास वो छोटा होगा इस केस में, और बीजू बड़ा होगा इस केस में, और इस केस में एनी बड़ा होगा और बीजू छोटा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 says, किसी ने कहा गिव मी 100, मुझे 100 रुपया दो. फ्रेंड अपने दोस्त से कहा, फ्रेंड मुझे एक 100 रुपया दो. आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा. द अदर रिप्लाइज,
दूसरे ने क्या बोला कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये दोगे, आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज़्यादा रिच हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो हमने क्या निकालना है कि उनके पास कितने पैसे थे, ठीक है। तो दोनों का निकालना है, तो हम ले लेते हैं फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपीज़ थे और सेकंड फ्रेंड के पास y रुपीज़ थे, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट फ्रेंड क्या था x रुपीज़ वाला, उसको कितने पैसे चाहिए थे 100, तो y जो था सेकंड फ्रेंड था उसके पास जितने भी पैसे थे उस पर -100 हो जाएंगे क्योंकि उसने 100 इसको दे दिए, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि इसको 100 मिल जाएंगे, तो इसने बोला कि मैं दुगना अमीर हो जाऊंगा तुमसे, इस दूसरे फ्रेंड से दुगना अमीर हो जाऊंगा, और इसका 100 रुपीज़ इसके पास गया था। तो ये कंडीशन बन गई x + 100 = 2 टाइम्स y - 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, इसको अरेंज करके लिख देंगे लीनियर इक्वेशन ax + by + c की फॉर्म में, तो इसको ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर दूसरे फ्रेंड ने क्या बोला, अब x ने नहीं बोला, अब दूसरे ने बोला, दूसरे ने y वाले ने बोला कि इफ़ यू गिव मी 10, मतलब y + 10 होगा = आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो क्या हो जाएगा, इसने दूसरे ने बोला कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो। अब 10 रुपये किसके पॉकेट से गए, एक्स के पॉकेट से, तो ये माइनस आएगा यहाँ, इधर +10 तो मिल गया ना, तो इसके अमाउंट से 10 रुपये कम हो गए। इसने बोला तुम 10 रुपये मुझे दे दो, मैं 6 गुना तुमसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना लो, 2 इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं। इनको सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, जो आपको इजी लगता है। तो यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालेंगे, तो x के पास थे ₹40 और y के पास थे 170 रुपये। तो इसका मतलब जो पहला फ्रेंड था उसके पास थे 40 रुपये और दूसरे के पास थे 170 रुपये। तो तभी ये कह रहा था कि अगर तुम मुझे 100 रुपया दोगे तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि अगर ये इसको 100 दे देता तो इसके पास 140 हो जाने थे और इसके पास कितने बचने थे 70। तो 70 का डबल है ना 140, इसीलिए इसने ऐसा बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जो ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, एक ही सेम स्पीड पे ट्रेन चलती है। तो ट्रेन ने कवर किया एक डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब क्या है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, इट वुड हैव 2 hours लेस देन द स्केड्यूल टाइम। अब क्या उसने बोला है कि अगर ट्रेन, मान लो ये मेरे पास ट्रेन है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है A से B, तो बोलता है A से B अगर उसने जाना है, उसने अगर अपनी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी, ठीक है, तो वो टाइम -2, मतलब अपने टाइम से 2 घंटे पहले ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km/h, लेकिन अगर मैं ट्रेन को 10 किलोमीटर की रफ्तार जो है उसकी ओर कम कर देती हूँ, इट वुड हैव बीन 3 hours मोर देन द स्केड्यूल टाइम। तो ये ट्रेन है, अगर इसकी स्पीड -10 किलोमीटर कर देती हूँ, ठीक है, तो ये अपने टाइम से 3 घंटे और ज्यादा लेगी। तो 2 कंडीशंस हमारे पास आती हैं, एक तो जब 10 किलोमीटर मैंने बढ़ा दिया तो वो टाइम क्या लेगी, कम लेगी, और एक 10 किलोमीटर जब मैंने स्पीड कम कर दी तो तब टाइम क्या लेगी, ज्यादा लेगी। और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर 2 चीजों की बात हो रही है, स्पीड की और टाइम की। हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड और टाइम। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन भी x km/h ले लेते हैं स्पीड उसकी, और टाइम ले लेते हैं y और। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब x इंटू वाई। अब चलते हैं हम कंडीशंस की तरफ, ठीक है। तो अब कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाता है, देखो x क्या था हमारे पास, डिस्टेंस क्या, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी बढ़ गई मेरी, s में हो गया +10, s मतलब x + 10 इंटू y में क्या हो जाएगा, y -2, 2 घंटे जल्दी पहुंच जाएगी ना। तो x + 10 y - 2 = xy, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, स्पीड इंटू डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम = डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है ये। तो यही मेरी कंडीशन बनेगी, देखिए सॉरी, ये स्पीड क्या बन जाएगी, स्पीड में 10 बढ़ा दिए और टाइम 2 घंटे पहले ही पहुंच गया, = डिस्टेंस xy, स्पीड इंटू टाइम। तो इसको कर लेंगे सॉल्व, ये xy कैंसिल, ये मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरे केस में वो क्या कह रहा है, स्पीड मैंने कम कर दी
और टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा, तो बन गई स्पीड। तो इसको भी सॉल्व कर लो, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशंस को आपकी मर्जी है कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना है, एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो एट द एंड हमने क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज। तो एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई, ये मेरी आ गई स्पीड, ये मेरा आ गया टाइम। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस बच्चे, उसने किया 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। ठीक है, if 3 students are extra in a row there would be 1 row less, if 3 students are less in row there would be 2 rows more, find the number of students in the class। देखिए आपको क्लास में भी कितनी बार मैं रीअरेंजमेंट्स करती हूँ, ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है। जैसे मेरे पास अगर 4 रोज हैं, ठीक है, तो इसमें फिलहाल ये भूल जाइए, ठीक है, ये वाली भूल जाते हैं। तो ये मेरे पास कितनी रोज हैं, अभी 4 रोज हैं। तो 4 रोज हैं, नहीं 3 रोज है मेरे पास, और कॉलम कितने हैं मेरे पास, बन गए 4। तो इन 3 रोज में हर एक सीट पे एक बच्चा बैठा है, तो टोटल कितने बच्चे हुए, 4 इंटू 3, ठीक है ना, 4 इंटू 3 हो गए। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ कि एक यहाँ से कॉलम उठा लेती हूँ, एक यहाँ से रो उठा लेती हूँ, और उसको यहाँ वो बच्चे जो थे 3 वो यहाँ ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्या हो गए, रोज कम होगी ना। अब हर रो में पहले कितने बच्चे थे, हर रो में 3 बच्चे थे, अब हर रो में कितने बच्चे आ गए, 4 बच्चे आ गए, ठीक है। लेकिन बच्चे जो थे उनके नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं हुआ रोज को आगे पीछे करने से। तो यहाँ पर 2 चीजों की किनकी बात हो रही है, एक नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं और एक नंबर ऑफ रोज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ जो बच्चे हैं एक रो में वो x हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो y हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे बेटा, कि नंबर ऑफ बच्चे इंटू नंबर ऑफ रोज, वही होगा ना, नंबर ऑफ बच्चे इंटू नंबर ऑफ रोज करेंगे तो वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास निकल जाएगा। एक रो में कितने बच्चे हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जो बच्चे क्लास में है वो निकल करके आ जाएंगे। नंबर ऑफ बच्चे ले लिए x, नंबर ऑफ रोज ले ली y। अब इस कंडीशन में ही हम जो है वो केसेस अपने सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट कंडीशन, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। 3 स्टूडेंट्स मतलब x हैं, तो x प्लस 3 होंगे अगर, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो रो क्या है, y माइनस 1 हो जाएगी। अगर x प्लस 3 होगा तो y माइनस 1 हो जाएगा। और मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, वो xy है, तो xy है तो यहाँ में क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट केस मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 3, 3 बच्चे ज्यादा तो 1 रो कम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होता है नंबर ऑफ बच्चे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगी हमारे पास एक कंडीशन। सिमिलरली बेटा दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ 3 बच्चे लेस इन ए रो। 3 बच्चे कितने, x माइनस 3, तो रो क्या है y, मोर हो जाएगी, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू xy। वही उसने बोला अगर 3 बच्चे कम होंगे तो 2 रो ज्यादा हो जाएंगी, इज इक्वल टू xy। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो एक और मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक आ गया मेरे पास, 2 इक्वेशन है लीनियर पेयर की। अपनी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, कोई भी तीनों में से एक मेथड लगाओ, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है आपने किस पर्टिकुलर मेथड के साथ निकालनी है, उनको सिर्फ मतलब है यहाँ x और y की वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो कोई भी मेथड लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, y हमारा आएगा बेटा 4 और x आ जाएगा 9। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो आ जाएगा x इंटू वाई, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब क्लास में कितने बच्चे थे, 36 बच्चे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत तो नहीं है, बहुत इजी है। एक ट्राइंगल दिया है जिसमें एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B है और एंगल C इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस B है, फाइंड द 3 एंगल्स। तो हम लेट कर लेते हैं, एंगल A x है, एंगल B y है, एंगल C हमारा Z है। तो एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B दिया है, तो एंगल C की जगह मैं लिख सकती हूँ Z, और 3 एंगल B की 3 की जगह 3 और B की जगह लिख सकती हूँ Y। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी कंडीशन भी उसने दे रखी है, यहाँ पर सिर्फ C की जगह आ गया Z, 2 आ गया 2, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई। अब इस इक्वेशन में क्या कर सकती हूँ, z की जगह मैं डाल सकती हूँ यहाँ 3y, पुट कर सकती हूँ 1 सेकेंड में, यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y।
ठीक है, तो y इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x आ गया। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, 9th में आपने पढ़ा है क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई, ठीक है, प्लस z की जगह मैं लिख सकती हूँ 3y फिर से, तो 3y, क्योंकि मुझे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए। अगर मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाएं तो मैं आराम से वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, फिर सब्स्टिट्यूशन से y और z की भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ y की जगह मैं लिख सकती हूँ 2x, फिर पूरी इक्वेशन 2x में हो जाएगी, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। देखिए x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन y 2x के बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू, तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x आ जाएगा मेरा 20 डिग्री। तो y किसके बराबर है, 2x के बराबर 2 इंटू 20 40 डिग्री, और z किसके बराबर है 3y के बराबर 3 इंटू 140 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तीनों को सम करो, 120 प्लस 40 आ जाएगा 160, 160 प्लस 20 आ जाएगा 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब हमारे एंगल्स जो है वो ठीक निकल के आए हैं। सो द 3 एंगल्स जो है हमारे पास क्या आ गए, 20 डिग्री, 40 डिग्री एंड 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये आपको एक फिगर दी होगी, वहां साइक्लिक क्वाड्रिलेटर A दिया है 4y प्लस 20, B दिया है 3y माइनस 5, C दिया है माइनस 4x और D दिया है माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और हमें पता है, ये आपको 9th में कंसेप्ट पढ़ा था क्वाड्रिलेटर चैप्टर में, कि जो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो एक आ जाएगा 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको लीनियर फॉर्म में अरेंज करके लिख लेंगे। सिमिलरली माइनस 7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको भी रीअरेंज करके लिख लेंगे। क्या कंसेप्ट लगा हमारे पास, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज 180 डिग्री। तो 2 कंडीशंस आपके पास निकल करके आ जाएंगी बच्चे, दोनों को सॉल्व करना है बाय एनी ऑफ द 3 मेथड्स। तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। x और y की जब वैल्यूज निकल के आएंगी तो आप एंगल A निकालना है, तो 4y प्लस 20 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा। एंगल B निकालना है, 3y माइनस 15 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा। C निकालना है तो माइनस 4x x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा। D निकालोगे तो माइनस 7x प्लस 5 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका एंगल A है वो 120 निकलेगा, B निकलेगा आपका 70 डिग्री, C निकलेगा 60 डिग्री और D जो है आपका निकलेगा 110 डिग्री का। चारों को सम करो, 360 आना चाहिए, 360 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है जो आपका, वो बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्शनल एक्सरसाइज, और ऑप्शनल एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड में यू नेवर नो कि कहाँ से क्या चीज आ सकती है। और जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होते, थोड़ा सा उनमें ट्विस्ट भी होता है बीच बीच में कई क्वेश्चंस में। तो आपने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एनसीईआरटी का, चाहे वो एग्जाम्पल है आपकी, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन और चाहे वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे आराम से समझ सकते हैं तब भी। ओके, थैंक यू।